हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। संविधान ने केंद्र और राज्य के संबंधों को जिस तरह से स्थापित किया है, अलग अलग अनुच्छेदों में जो प्रोविजंस किए हैं और जिस तरह से उन आर्टिकल्स को सेंटर और स्टेट्स के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है, सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट जिस तरह से फंक्शनिंग कर रही है, उन सब के आधार पर आजादी के बाद से लगाकर वर्तमान तक हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थ्योरेटिकली और प्रैक्टिस में भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर सेंटर और स्टेट के बीच में टेंशन क्रिएट हुई है। तो यही एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि केंद्र और राज्य के बीच में टेंशन के इश्यूज क्या हैं, दोनों के बीच में तनाव या टकराहट जो है उसके पीछे कारण क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है अक्सर परीक्षाओं के अंदर। तो उसी चीज को हम आज की क्लास में देखने जा रहे हैं, केंद्र और राज्य में तनाव या टकराहट और इसके पीछे मुख्य रीजन क्या है ना। तो अगर हम लोग इसको डिटेल में देखने की कोशिश करें, इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाएं, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने, हालांकि कहीं पर भी फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लेख नहीं है, लेकिन जो प्रोविजन किया है उसके आधार पर हम लोगों को क्या नजर आता है कि भारत में एक संघात्मक व्यवस्था को अडॉप्ट किया है। बहुत सारे विद्वान भारतीय संघात्मक व्यवस्था को सहकारी संघ भी का नाम भी देते हैं। सहकारी मतलब साथ मिलकर चलने वाला संघ, और यहाँ साथ कौन चल रहे हैं, जितनी भी यूनिट्स है और जो सेंटर है वो आपस में कोऑपरेशन के द्वारा, कोऑर्डिनेशन के द्वारा, यानी कि सहयोग, समन्वय और सामंजस्य के माध्यम से हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को रन करते आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस फेडरल स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में तनाव का कारण बनी है। लेकिन ये तनाव क्या शुरू से था, तो इसको जानने के लिए हम एक नई चीज और देखने की कोशिश करते हैं कि भारत में, हालांकि पूरे देश के अंदर संघात्मक व्यवस्था में दोहरी शासन प्रणाली है और दोहरी शासन प्रणाली के अंदर भी हमने सभी राज्यों और पूरे केंद्र के अंदर संसदात्मक लोकतंत्र को अपनाया है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसको हमने पूरे पूरे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए अपनाया है। और इसी फेडरल स्ट्रक्चर में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स की इच्छा क्या है इस फेडरेशन को चलाने के लिए, और वो कौन सी पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, कौन सी आइडियोलॉजी को बिलोंग कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया के जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझने के लिए। और उसी तरह से सेंटर की जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसको कौन रन कर रहा है, उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है और सेंटर के अपने इंटरेस्ट क्या है, ये चीजें जानना हमारे लिए जरूरी है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के तहत पूरे फेडरल स्ट्रक्चर में। अब हम लोग एक बात और देखने की कोशिश करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल था जिसने आजादी के संघर्ष में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उसी के कारण भारतीय जनमानस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक अमिट छाप स्थापित हो चुकी थी। और इसी का परिणाम ये रहा कि आजादी के बाद जब केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर, दोनों ही स्टेज पर या लेवल पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक प्रमुख दल के रूप में उभरा। केंद्र में भी अगर आप देखेंगे कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनी और भारत में जितने राज्य थे उन राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। यानी कि इसको हम भारतीय राजनीति के अंदर कहते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था होने के बावजूद हमारे यहां पर एक दल का वर्चस्व रहा। पूरे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी यूनिट्स थी और सेंटर था उसके ऊपर एक ही दल का शासन स्थापित हुआ, और एक लंबे समय तक हम लोग कह सकते हैं कि 1967 तक का जो सिनेरियो था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो एक दलीय वर्चस्व वाला रहा। और 1967 में जाकर
कुछ स्टेट्स ऐसे रहे जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार बनना शुरू हुई। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला एक पड़ाव था बदलाव का, जहां पर गैर कांग्रेसी सरकारों ने राज्यों के अंदर अपना प्रभाव स्थापित करना शुरू किया, है ना। तो यहां से प्रैक्टिकली हम लोग ये देखते हैं कि सेंटर स्टेट के बीच के रिलेशन जो हैं उनमें टेंशन के इश्यूज या टकराव और तनाव के जो मुद्दे हैं वो खुलकर सामने आए। 1951 से लगाकर 1967 तक, यानी कि फर्स्ट इलेक्शन से लगाकर 1967 तक सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट थे। उनके बीच में कुछ इश्यूज को लेकर कंट्रोवर्सियां थी, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आई। क्यों नहीं आई? तो उसके पीछे एक रीजन ये था, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों ही जगहों पर एक दल की शासन व्यवस्था थी, और उस एक दल के कारण पार्टी के लोगों ने पार्टी की आइडियोलॉजी को बेस बनाकर उन डिस्प्यूट्स को, उन रिजॉल्व को या तो समाप्त करने का प्रयास किया, या ये कोशिश की गई कि इन इश्यूज को ज्यादा डोमिनेट ना होने दिया जाए। इसीलिए 1967 तक हालांकि केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ असहमतियां थी, कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे, लेकिन वो डिसएग्रीमेंट्स ज्यादा नहीं आए। जब 1967 के बाद गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, तो उसके बाद एक दौर प्रारंभ हो गया कि न केवल राज्यों के अंदर, बल्कि हम लोग देखते हैं कि 90s तक आते आते केंद्र के अंदर भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और उसके बाद लास्ट जो सेंचुरी थी उसके लास्ट डिकेड से लगाकर अभी तक हम देखें तो हम कहते हैं कि केंद्र के अंदर भी गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित हुई। भारत में एक दलीय वर्चस्व लगभग समाप्त हुआ, बहुदलीय व्यवस्था ने अपने प्रभाव जमाने स्थापित किए। तो ये जो सारी परिस्थितियां, ये सारा एनवायरनमेंट जो क्रिएट हुआ, इस एनवायरनमेंट के अंदर हमको केंद्र और राज्यों के बीच में जो टेंशन थी वो बहुत व्यापक रूप से देखने को मिली। पूरा जो परिवर्तन है वो परिवर्तन हम कह सकते हैं कि 1967 के बाद जो हमारी फेडरल पॉलिटिक्स थी, उस फेडरल पॉलिटिक्स में जो नए नए चेंजेस उभरे आए, उन चेंजेस के कारण केंद्र राज्य संबंध जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि मुख्य तौर पर उभरना शुरू हुआ। अब इसके पीछे मूल भाव क्या है? ये देखो, ये अगर चार बातें जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये अगर आप समझ जाएंगे तो ये इस पूरे टॉपिक को समझना आसान होगा। सेंटर और स्टेट के रिलेशन में जो टेंशन या टकराहट के जो बिंदु उभरे, उनके पीछे जो मूल उद्देश्य या मूल भाव जो था, उसमें हम सबसे पहली बात बता सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन का जो भाव है वो बहुत ज्यादा उत्तरदायी रहा है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि शासन की शक्तियों का एक स्थान पर केंद्रीकरण होना। भले ही हमारे यहाँ पर संविधान ने के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया है, संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, शक्तियों का विभाजन किया है, लेकिन उसके बावजूद खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे ऐसे प्रोविजन किए हैं जिसमें स्टेट के कंपेयर में सेंटर जो है वो ज्यादा पावरफुल रहा। और सेंट्रल के अंदर जो भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी ये कोशिश की कि प्रैक्टिकली भी सेंटर जो है वो स्टेट के कंपेयर में ज्यादा पावरफुल रहे। तो और इसके विपरीत स्टेट्स क्या चाहते थे? स्टेट्स ये चाहते थे कि हमें भी अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, अपने एरियाज के अंदर ऑटोनॉमी प्राप्त हो, स्वायत्तता जिसको हम कहते हैं, वो स्वायत्तता मिलती रहे। वो स्वायत्तता विधायी क्षेत्र में भी हो सकती है, वो स्वायत्तता प्रशासनिक क्षेत्र में भी रही, वो स्वायत्तता वित्तीय या फाइनेंशियल एरियाज में भी रही। तो एक तरफ जहां सेंटर अपनी अपनी सेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को बनाए रखना चाहता था, वही स्टेट्स के अंदर भी क्या भाव देखने को मिलते हमें कि स्टेट्स भी ऑटोनॉमी की मांग हमेशा करते रहे सेंटर पे। तो ये दो मांगे, दो जो बातें हैं जो एक दूसरे की सप्लीमेंट है, एक दूसरे की पूरक है। ये दोनों बातें जो है या ये दोनों उद्देश्य जो है वो सेंटर स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का या गतिरोध का या टेंशन का एक मुख्य आधार बना। फिर एक तीसरी बात और हम बता सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट या पार्टी इंटरेस्ट के रूप में भी समझ सकते हैं। हम लोगों को पता है कि भारत एक मल्टी पार्टी सिस्टम वाला देश है, और मल्टी पार्टी सिस्टम के कारण हर दल की अपनी एक अलग आइडियोलॉजी है, हर दल का एक अपना अलग इंटरेस्ट है ना। तो
अगर जैसे कि हमने कहा 1967 के पहले पूरे देश के अंदर एक ही दल का वर्चस्व था, एक ही दल, एक ही पार्टी डोमिनेट थी। लेकिन जैसे जैसे पार्टियों ने केंद्र में और राज्यों में अपना प्रभाव स्थापित किया, वैसे वैसे वो पार्टियां ये चाहने लगी कि जनता के अंदर उनका प्रभाव भी स्थापित हो और उनके माध्यम से वो जिन भी क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन भी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या अपनी अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के माध्यम से रन कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के माध्यम से, तो वो अपना प्रभाव स्थापित करे। और उसको स्थापित करने में अगर सेंटर से उनको कोई असिस्टेंस नहीं मिल रहा है, या सेंटर कहीं पर उनकी राह में बाधक बन रहा है, तो उन चीजों को लेकर भी उनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अभी हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे। इसी तरह से अगर सेंटर में किसी पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट्स के अंदर अगर किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो सेंटर की पार्टी ने भी अपने अपने डोमिनेशन को बनाए रखने के लिए स्टेट में पावर्स का मिसयूज किया। तो ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसने भी सेंटर और स्टेट के बीच के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को या टेंशन को क्रिएट किया। और एक और उद्देश्य हम बता सकते हैं जो बेसिक सेंस है, वो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथन। वित्तीय सुदृढ़ता एक ऐसा विषय रहा है जो सेंटर और स्टेट के बीच में टेंशन का एक रीजन बना है। अभी हम लोगों ने, आपने पिछले फाइनेंशियल रिलेशन के अंदर देखा था कि जो वित्त का बंटवारा है उसके अंदर कैसे सेंटर को ज्यादा पावर दिए गए हैं, कैसे सेंटर के ऊपर डिपेंड है स्टेट। तो स्टेट हमेशा ये चाहते हैं कि हमें फाइनेंशियल मैटर में ज्यादा स्ट्रेंथन प्रदान की जाए, हमें ज्यादा रिसोर्सेज दिए जाएं, हमें ज्यादा टैक्सेशन पावर्स दिए जाएं। तो ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथन का इशू है, वित्तीय सुदृढ़ता के नाम पर भी केंद्र और राज्यों के बीच में बहुत बार तनाव देखने को मिला है। तो ये कुछ मूल भाव हैं, कुछ बेसिक्स हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में टेंशन क्रिएट हुए हैं, होते आ रहे हैं। अब अगली बात हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं डिस्प्यूट के या तनाव के, ऐसे कौन कौन से विषय या मुद्दे हैं जिसको लेकर केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ है। जितने भी इश्यूज हैं केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव के, उनमें कुछ इश्यूज जो हैं वो जो लेजिस्लेशन पावर से जुड़े हुए हैं। कुछ कहने का मतलब विधायी क्षेत्र के कुछ मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, यानी कि कुछ प्रशासनिक मुद्दे हैं जिसको लेकर सेंटर और स्टेट के बीच में टेंशन है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं जिनको लेकर सेंटर और स्टेट आपस में टकराते हैं। और इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हैं, संस्थागत मुद्दे हैं, जिनको लेकर भी केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव स्थापित हुआ है। तो जितने भी विषय हैं केंद्र और राज्यों के बीच में टकराहट के, उनको मोटे तौर पर हम 4 कैटेगरियों में डिवाइड कर सकते हैं: विधायी मुद्दे, प्रशासनिक मुद्दे, वित्तीय मुद्दे और संस्थागत मुद्दे। अब हम इन मुद्दों के ऊपर इंडिविजुअल चर्चा करते हैं कि आखिर क्यों और कैसे ये मुद्दे सेंटर और स्टेट के बीच में टकराव का कारण बनते हैं। सबसे पहला जो इसमें फैक्टर हम बता सकते हैं वो है गवर्नर की पोस्ट, राज्यपाल का पद। आप लोगों को पता है कि गवर्नर के भारत के अंदर जो रिपब्लिकन नेचर है वो केंद्र के स्तर का ही है। राज्यों के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जिसको कि हम गवर्नर कहते हैं, वो गवर्नर ना तो जनता के द्वारा चुना जाता है और ना ही वो क्या स्टेट की असेंबली या सेंटर की असेंबली लेजिस्लेचर के द्वारा चुना जाता है। हमारे यहाँ पर गवर्नर का क्या प्रोविजन है कि गवर्नर की नियुक्ति केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। एक सामान्य परंपरा ये स्थापित की गई थी और बहुत सारी कमेटीज के अंदर ये सजेशंस भी दिए गए थे। सेंटर स्टेट को सुधारने, रिलेशन को सुधारने के लिए जो अलग अलग कमेटियां बनी थी, उसमें ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि जिस भी राज्य के अंदर गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा, उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श, एडवाइस ली जाएगी, उससे उसकी कंसर्न ली जाएगी और उसके बाद उस राज्य के अंदर राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा। तो ये एक परंपरा विकसित करने की कोशिश की गई और इसके बारे में कुछ सुझाव दिए गए थे अलग अलग समितियों के द्वारा। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि प्रैक्टिस में क्या हो रहा है कि जब भी केंद्र के द्वारा किसी राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं लिया जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? जो अभी हमने कहा था, पार्टी इंटरेस्ट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं
कि अभी सपोज करो केंद्र के अंदर आप वैसे सपोज क्या रियलिटी है, केंद्र के अंदर अभी एनडीए की या भाजपा जो बड़ी पार्टी है उसके उसके सानिध्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है ना। तो वो स्टेट्स के अंदर जब भी गवर्नर को अपॉइंट करेगी तो वो क्या चाहेगी कि हर स्टेट जहां पर उसकी भी सरकार है या जिन स्टेट्स में अपोजिशन पार्टीज की सरकार है वहां पर उनका अपना आदमी नियुक्त हो, ताकि वो अपोजिशन पार्टी वाली सरकार के राज्य के अंदर अपनी पॉलिसीज को, अपनी स्ट्रेटेजीज को, अपने इंटरेस्ट को आसानी से एग्जीक्यूट करवा सके। तो इसीलिए राज्यपाल की नियुक्ति के दौरान राज्यों के मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं लिया जाता है। तो ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया है इसमें जो वायलेशन हो रहा है स्थापित परंपराओं का, वो भी टेंशन का एक कारण बनता है। इसी तरह से राज्यपाल की जो पद विमुक्ति है वो पद विमुक्ति भी के सेंट्रल स्टेट के बीच में डिस्प्यूट का एक कारण बनता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, अभी अभी राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। इन केस आप एक कल्पना करो, इन केस अगर सेंटर के अंदर गवर्नमेंट बदल जाती है और अगर फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है या कांग्रेस के साथ वाले गठबंधन की गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो क्या चाहेंगी, वो चाहेंगी कि अब राजस्थान में भाजपा की पृष्ठभूमि वाला राज्यपाल ना हो, हमारा आदमी यहां पर नियुक्त हो। तो इसलिए वो यहाँ के राज्यपाल को हटा सकती है और शायद हटा भी दे, है ना। तो ये भारतीय राजनीतिक इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं जब केंद्र सरकार ने विरोधी पार्टियों का या विपक्षी पार्टियों की सरकारों वाले राज्यों के अंदर राज्यपालों की पद विमुक्ति भी की गई है। और अगर वहां पर राज्यपाल ने केंद्र के निर्देशों को मानने से या उनकी पालना में कोई गलती करी है तो ऐसी स्थिति में उन राज्यपालों को हटाने का काम भी सेंटर के द्वारा किया गया है। तो राज्यपाल की पद विमुक्ति भी जो है वो राजनीतिक दलबंदी के कारण या राजनीतिक इंटरेस्ट के कारण केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव का विषय रहा है। यहाँ एक और रीजन हम देख सकते हैं कि राज्यपाल जो है कॉन्स्टिट्यूशनली उसको कुछ ऐसे पावर्स या ऐसे फंक्शंस करने पड़ते हैं जिसके आधार पर राज्यपाल को केंद्र का एजेंट कहा जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राज्यपाल काम करे तब तो वो एजेंट की सही भूमिका निभाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, अगर आप लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं तो आप लोग अक्सर देखते होंगे कि राज्यपाल जो है वो केंद्र की राजनीति का अगर प्रतिनिधि है, उसी राजनीतिक पृष्ठभूमि का है, तो वो स्टेट के अंदर अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को थोपने की कोशिश करता है या उसके माध्यम से सेंटर की गवर्नमेंट जो है अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजीज को वहां पर लागू करने की कोशिश करते हैं। तो ये केंद्र का एजेंट ना होकर पार्टी के एजेंट के रूप में राज्यपाल की भूमिका कन्वर्ट हो जाती है और इसीलिए राज्यपाल का जो पद है वो आलोचनाओं का शिकार हो जाता है। अब उसमें कितनी सत्यता रहती है, कितनी सत्यता नहीं है, स्टेट की गवर्नमेंट उसके ऊपर जो एलिगेशन लगाते हैं वो सब एक विश्लेषण का विषय है। लेकिन ये एक फैक्टर है, अभी की सिनारियो में भी आप देख सकते हो कि जहां जहां पर गैर भाजपा की सरकार है या गैर एनडीए की सरकार है जिन राज्यों में, उनको अक्सर अपने राज्यपाल से शिकायत है कि वहां का राज्यपाल जो है वो केंद्र के निर्देशों पर काम कर रहा है, संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। तो ये जो एजेंट के रूप में जो राज्यपाल की भूमिका है ये भी केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव का एक कारण बनती है। कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि राज्यपाल की भूमिका वो निष्पक्ष नहीं रह पाती है। भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब राज्यों के राज्यपाल ने अपने अपनी पृष्ठभूमि वाले राजनीतिक दल के का पक्ष लेते हुए संवैधानिक सरकारों को भंग किया है, राज्यों में उनके उनके द्वारा पारित विधेयकों को हस्ताक्षर करने से रोका है। तो राज्यपाल का ये जो अननेसेसरी इंटरवेंशन रहा है, ये अननेसेसरी इंटरवेंशन भी, क्योंकि राज्यपाल के ऊपर स्टेट का या और किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं रखा गया है, तो इसलिए भी राज्यपाल की पोस्ट जो है वो सेंटर स्टेट के बीच में टेंशन का एक रीजन बनी रही है। और अगली बात जो मैंने वैसे ही अभी आपको स्पष्ट की है कि राज्यपाल से उम्मीद क्या की जाती है कि वो एक संवैधानिक पद पर स्थापित हुआ है, एक संवैधानिक पद पर उसकी नियुक्ति हुई है, तो वो पार्टी से बायस्ड होकर काम नहीं करेगा। जो उसका बैकग्राउंड रहा, जिस पार्टी से वो जुड़ा रहा, वो उसके फेवर नहीं करेगा, बल्कि निष्पक्ष कैरेक्टर के रूप में राज्यपाल के दायित्वों का निर्वहन करेगा। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ पर ऐसे सेट हुए हैं जब राज्यपाल ने अपनी दलीय प्रतिबद्धता को त्यागे बिना राज्य सरकारों के साथ भेदभावपूर्ण या असंवैधानिक गतिविधियों को क्रियान्वित किया है।
तो उसी कारण से राज्यपाल का जो पद है वो आलोचनाओं का भी शिकार हुआ है और केंद्र और राज्य के बीच में टकराहट का कारण भी बना है। दूसरा जो रीजन हम बता सकते हैं वो है अर्धसैनिक बल। सेंटर और स्टेट के बीच में तनाव का एक दूसरा कारण है अर्धसैनिक बल। राज्यों के अंदर शांति और स्थापित करने का दायित्व राज्य सरकार का है। पुलिस जो है वो, पुलिस का जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है और पुलिस के माध्यम से राज्यों के अंदर शांति और व्यवस्था स्थापित करने का काम राज्य की सरकारें भलीभांति करती हैं। लेकिन केंद्र ने, अगर हम हमारी पास उठाकर देखें तो बहुत सारे अवसर ऐसे आए हैं जब सेंटर ने अर्धसैनिक बल, जिसके ऊपर सेंटर का होम मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है, उन अर्धसैनिक बलों का प्रयोग करके राज्यों के अंदर हस्तक्षेप किया है और राज्यों की सरकारों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। हालांकि केंद्र के नियंत्रण में ये जो अर्धसैनिक बल हैं, इनका प्रयोग राज्यों में किया जा सकता है, लेकिन कब? तो उसके लिए नियम ये कहता है कि अगर राज्य अपने 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 रिसोर्सेज से अगर अपने यहाँ पर पीस स्थापित या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और अगर वो रिक्वेस्ट करें कि सेंट्रल वहां पर अर्धसैनिक बल भेजें, तो उस कंडीशन में भेजा जाना उचित रहता है। लेकिन कई बार सेंटर ने बिना स्टेट की इच्छा के, बिना स्टेट की परमिशन के इन अर्धसैनिक बलों का राज्यों के अंदर दुरुपयोग किया है, ये अपने इंटरेस्ट को, अपनी बातों को, अपनी स्ट्रेटेजीज को मनवाने के लिए। तो ये भी अर्धसैनिक बल भी एक डिस्प्यूट का एक कारण बना है। हालांकि जो 1976 के अंदर हमारे यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंदर ये कहा गया था कि सेंटर को जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, केंद्रीय सुरक्षा बल, और जो हमारे यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल, उनको राज्यों में तैनात करने का अधिकार है। 42वें संविधान संशोधन में सेंटर को यह प्रोविजन दे दिया गया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी थी। केंद्र की जो तानाशाही थी वो स्थापित हो सकती है, इसीलिए 44th अमेंडमेंट के द्वारा वापिस इसको थोड़ा सा चेंज किया गया और ये कहा गया कि राज्यों में जब भी सीआरपीएफ या बीएसएफ जैसे फोर्सेस को तैनात किया जाएगा, उसके लिए राज्यों से विमर्श, उनका परामर्श लिया जाएगा और उनकी इच्छा को जानने की कोशिश की जाएगी। खैर, ये बदलाव जो भी हुए हो संवैधानिक तौर पर, लेकिन हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि अर्धसैनिक बलों का राज्यों के अंदर केंद्र के द्वारा जो कई बार मनमाना प्रयोग या उनका दुरुपयोग करने की कोशिश की गई है, वो भी सेंटर स्टेट के रिलेशन में डिस्प्यूट का एक कारण बना है। तीसरा इशू हम बता सकते हैं आर्टिकल 356। आप लोगों को पता है राष्ट्रपति की 3 इमरजेंसी पावर में ये जो आपातकाल की शक्ति है राष्ट्रपति की, इसका मतलब क्या है कि अगर राज्यों के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी कि अगर ये प्रूव हो जाए कि राज्य के अंदर संविधान के अनुसार शासन चलाना कठिन हो रहा है, और ये रिकमेंडेशन कौन करेगा? ये गवर्नर अगर इस प्रकार की रिकमेंडेशन कर दे, तो उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जा सकता है। अब गवर्नर कौन है? तो हम लोगों ने ये देखा कि गवर्नर सेंटर का एजेंट है। तो इसीलिए अगर हम लोग देखें तो संवैधानिक तौर पर ये एक अच्छी व्यवस्था है कि संविधान को मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 356 का प्रोविजन है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो हम लोग ये बता सकते हैं कि 356 को लगाने में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। उसी की रिकमेंडेशन पर यह संवैधानिक आपात लगता है, लेकिन कई बार राज्यपाल ने अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग भी किया है। कई अवसर ऐसे आए हैं जब राज्यपाल ने पार्टी से बायस्ड होकर ये इस प्रकार की रिकमेंडेशन की है या इस प्रकार की परिस्थितियां, एनवायरनमेंट उत्पन्न किया है जिससे ये लगे कि उस राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है और वहां पर जो है वो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाना आवश्यक है। 1967, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था, 1967 के अंदर कई राज्यों के अंदर गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी। उस समय इस आर्टिकल का दुरुपयोग होना, व्यापक रूप से दुरुपयोग होना प्रारंभ हुआ था। और अगर आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिकल 356 के तहत राज्यों के अंदर लगभग 125 बार संवैधानिक आपात लग चुका है। और इसमें से जरूरी, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी राज्यों में ये जितनी भी बार संवैधानिक आपात लगा है ये बिल्कुल सही लगा है।
कई अवसर ऐसे देखे जा सकते हैं, मोर देन 50%। ये एलिगेशन लगता है कि केंद्र सरकार ने या राज्यपाल ने गलत रिकमेंडेशन दी है और उसके बेस पर केंद्र सरकार ने या राष्ट्रपति ने आर्टिकल 356 का गलत तरीके से वहां पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है। तो कहने का मतलब केंद्र के द्वारा जो पार्टी का कंपटीशन है, उस पार्टी कंपटीशन को या केंद्र में जो पार्टी है वो अपने प्रभाव को जमाने के लिए राज्यों में संवैधानिक आपात का प्रयोग करती है और इस अनुच्छेद का दुरुपयोग हुआ है। तो ये अनुच्छेद भी, आर्टिकल 356 भी सेंटर और स्टेट के बीच में टेंशन का एक कारण बना है। क्यों? क्योंकि इसका अगर मिसयूज हुआ है तो इससे स्टेट के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो गवर्नमेंट्स बनी है और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस स्थापित हो रहे हैं या रन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर हमला होता है, कहीं ना कहीं उनको थ्रेट मिलता है, उनके एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। तो आर्टिकल 356 के दुरुपयोग से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के समाप्त होने की बात भी आलोचकों के द्वारा बताई जाती है। तो इसीलिए आर्टिकल 356 भी एक टेंशन का इशू है सेंटर और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट अगला इशू हम बता सकते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की गई है भारत के अंदर, जिसमें 3 मुख्य पोस्ट हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इनके जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या डिसाइड किए गए थे कि इन अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से सेंटर और स्टेट के बीच के अंदर हाई लेवल पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी स्थापित की जाएगी, जिसको हम प्रशासनिक एकता कहते हैं। वो हाई लेवल पर सिमिलर मेथड में या सिमिलर प्रोसेस से स्टेब्लिश हो, ये तय करने के लिए हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज को स्टेब्लिश किया गया था। हम लोग ये भी कहते हैं कि जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें एकीकरण लाने के लिए भी ऑल इंडिया सर्विसेज को स्टेब्लिश किया गया था। और इसीलिए ऑल इंडिया लेवल पर जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्टेब्लिश हुआ है, वो नेशनल इंटरेस्ट से ध्यान में रखते हुए सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे या जो स्कीम्स को एग्जीक्यूट करे, उसमें सारे नेशनल इंटरेस्ट सिमिलर नॉर्म्स के आधार पर तय हो, ये ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की गई थी। लेकिन जैसे मैंने कहा था, अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्तियां यूपीएससी के द्वारा की जाती है, ट्रेनिंग, टर्म्स एंड कंडीशन, वेजेस, सैलरी, ये सब सेंटर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और इन ऑल इंडिया सर्विसेज की पोस्टों को सेंटर में भी अपॉइंट किया जा सकता है और इनको स्टेट में भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो डिस्प्यूट यहां से शुरू होता है कि अखिल भारतीय सेवाओं की जब राज्य में नियुक्ति की जाती है, तब राज्यों का क्या आरोप होता है कि इन अखिल भारतीय सेवाओं पर नियंत्रण केंद्र का है, इसीलिए केंद्र अपने डायरेक्शंस के माध्यम से राज्य के जो फंक्शन है, जो मशीनरीज है, उनके अंदर इंटरवेंशन करता है। ये अखिल भारतीय सेवाओं पर नियुक्त व्यक्ति सीधा केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, इसीलिए ये केंद्र की नीतियों को, केंद्र के निर्देशों को मानते हैं और उससे राज्य का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं कोलैप्स होता है। तो एक तो ये एलिगेशन जो लगाए जाते हैं। दूसरा, राज्य ये भी कहते हैं कि इन अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्यों को किसी भी प्रकार का नियंत्रण प्रदान नहीं किया गया है इफेक्टिव तरीके से। तो जो सारी नियंत्रण की प्रभावी शक्तियां हैं, वो प्रभावी शक्तियां केंद्र के पास है, इसीलिए राज्य इन शक्तियों के, अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा जो दुरुपयोग किया जा रहा है या जो सेंटर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का जो प्रोसेस अप्लाई किया जा रहा है, उसके ऊपर राज्य अपना कोई नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते। इसीलिए ये सेवाएं भी जो है वो तनाव का एक विषय बना है। एक और एलिगेशन इन ऑल इंडिया सर्विसेज पर लगता है, कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये हमारे यहाँ पर उपनिवेशी संस्कृति का प्रतीक है। उपनिवेशी संस्कृति के प्रतीक का मतलब कि ब्रिटिश रूल के अंदर हमारे यहाँ पर आजादी के पहले हमारे यहाँ पर ये इस तरह की सर्विसेज चलती थी। अगर आजादी के बाद हमने इस तरह की जो सर्विसेज को अपनाया है, उसका एक नेगेटिव इफेक्ट क्या देखने को मिला है कि उससे लोकल या रीजनल जो योग्यताएं हैं, उनकी स्थानीयता की उपेक्षा हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर राजस्थान के अंदर जितने भी जिले हैं वहां पर कलेक्टर ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से नियुक्त हो रहे हैं, तो राजस्थान के जो लोग कलेक्टर बनने की योग्यता रखते हैं, है ना, मतलब इस स्थानीय लोगों को उन पोस्ट के ऊपर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ये एक एलिगेशन लगता है। स्थानीय लोग
जो स्थानीय समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं, स्थानीय राजनीति को समझते हैं, उन लोगों को यहाँ पर प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां मिलनी चाहिए। लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज का फॉर्मेट ऐसा है जिससे स्थानीयता की उपेक्षा होती है और बाहरी लोगों को इन प्रमुख सेवाओं के पद पर नियुक्ति का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो ये एक और विषय है जिसको लेकर अखिल भारतीय सेवाओं की भी क्रिटिसाइज की जाती है। नेक्स्ट अगली बात, अगला आरोप ये लगता है, अगला फैक्टर है सेंटर स्टेट में टेंशन का, वो है ब्रॉडकास्ट के जो मीडियम है। अभी तो आप लोगों को पता है बहुत सारी न्यूज एजेंसियां हैं जो चाहे प्रिंट मीडिया की हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो, लेकिन आजादी के बाद इनकी संख्या इतनी नहीं थी जितनी की अभी है। मुख्यतः आकाशवाणी और जो दूरदर्शन है वो पूरी तरह से सरकारी संसाधन थे। ऐसा आरोप भी ये लगा है इन प्रसार साधनों के ऊपर कि केंद्र सरकार जिस राजनीतिक दल की है उसने इन प्रसार साधनों की प्रसार माध्यमों की अपने इंटरेस्ट में इनका दुरुपयोग किया है। जो ये चाहते थे उन्हीं का यहाँ पर इन ब्रॉडकास्ट करवाया है, और जो स्टेट की जो डिमांड्स थी या स्टेट के जो इश्यूज थे उनको इन पर पर्याप्त रूप से स्थान नहीं मिल पाया है। और आज भी मीडिया के अंदर बहुत सारे हाउसेज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सेंटर की गवर्नमेंट से प्रभावित होकर केवल सेंटर का पक्ष लोगों के सामने रखते हैं, सेंटर के पॉलिटिकल एजेंडे को, उनके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रसार माध्यम है इनका दुरुपयोग भी सेंटर के द्वारा या पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बहुत बार हुआ है, हो रहा है, और उससे जो एक अनबायस्ड कैरेक्टर इंडियन पॉलिटिक्स का पब्लिक डोमेन के अंदर आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। उससे जो जनमत है वो प्रभावित हो रहा है, वो भ्रमित हो रहा है। तो इसीलिए प्रसार माध्यम भी एक फैक्टर है जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट का कारण बना है। फिर अगली बात हम लोग कर सकते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज से रिलेटेड वित्तीय साधनों का। जब हम वित्तीय संबंध देख रहे थे तब हमने क्या देखा था कि अधिकांश विषयों पर कर आरोपण का, टैक्सेशन लगाने का जो राइट है वो सेंटर का है। यहां तक कि हमने अनुदान की बात भी देखी, तो अनुदान किस राज्य को कितना मिलेगा ये भी सेंटर खुद डिसाइड करता है। विवेकाधीन अनुदान में भी हमने देखा था कि विवेकाधीन अनुदान में राज्यों को, किस राज्य को विवेकाधीन अनुदान देना है, कितना देना है, ये सेंटर की गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ऋण लेने के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि सेंटर को ज्यादा पावर है। तो ये एक तरह से आरोप लगता है कि राज्य जो है वो फाइनेंशियली ज्यादा सुदृढ़ नहीं है, उनको फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथन नहीं मिली है। जबकि हम क्या जानते हैं कि किसी भी स्टेट के अंदर काम को करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए या जो जनरल फंक्शन है उनको करने के लिए फाइनेंस एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन स्टेट के अंदर ये एक अनरेस्ट है, एक असंतोष है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें बैलेंस नहीं है। वो केंद्र की तरफ ज्यादा टिल्ट है, केंद्र की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। यहां तक कि जो एजेंसियां रही है, पहले फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन जो रहा है वो भी जो स्ट्रेटेजीज बनाता रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं राज्यों के साथ निष्पक्षता का व्यवहार नहीं रखा गया है। फाइनेंस कमीशन जो सेंटर स्टेट के बीच में रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है उसने भी कहीं निष्पक्षता से काम नहीं किया है। तो ये वित्तीय साधनों पर ये जो कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं टेंशन का एक कारण बनी है। राज्यों ने ये भी एलिगेशन लगाया है हमारे यहाँ पर कि सेंटर जो समय समय पर अनुदान देता है वो न तो स्टेट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और न ही उसके पीछे कोई सही तरीके से हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अनुदान में न्यायोचित तरीकों का और आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता पूर्ति करने वाले भावों का अभाव रहा है, जिसके चलते भी केंद्र और राज्य में तनाव रहे हैं। हाँ, जैसे कि अभी हमने कहा कि कई अवसर ऐसे आए हैं जब राज्यों ने ये डिमांड की है कि जो केंद्र की जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है अलग अलग टैक्सेस के माध्यम से या पनिशमेंट के माध्यम से या फीस के माध्यम से, उसमें राज्यों को इतना हिस्सा तो मिलना चाहिए कि राज्य अपने सारे फंक्शन अच्छी तरीके से संपादित कर सकें। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि संविधान ने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, स्टेट लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो संविधान ने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां तो राज्यों को प्रदान की गई है, लेकिन उन जिम्मेदारियों को, उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को या उन फंक्शंस को करने के लिए जो रेवेन्यू चाहिए वो रेवेन्यू जनरेट करने की रिसोर्सेज राज्यों को नहीं दिए, बल्कि राज्यों को केंद्र पर निर्भर बना दिया गया है। तो एक तरफ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ लिमिटेड रिसोर्सेज, तो कैसे उनको मीट आउट करें। तो इसलिए भी
राज्यों के बीच में एक अनरेस्ट है कि हमें केंद्र के द्वारा या संविधान के द्वारा व्यापक शक्तियां वित्तीय क्षेत्र के अंदर प्रदान की जाए। राज्य ये भी डिमांड करते हैं, जितने भी स्टेट्स हैं उनका ये भी कहना है कि जो टैक्सेशन का पावर है, जो रेजिडुअल पावर्स के तहत, आप लोगों ने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अलावा अगर कोई विषय बच जाते हैं जो रेजिडुअल पावर्स के अंदर आते हैं, उन पर टैक्सेशन लगाने का अधिकार केंद्र का है और उसमें राज्यों को कोई योगदान नहीं मिलता है, राज्यों की कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती है। तो राज्य इसी बात को लेकर खफा है और उनकी ये मांग भी है कि रेजिडुअल पावर्स को लेकर वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट्स को सौंप देने चाहिए, ट्रांसफर कर देने चाहिए, और उन पर टैक्सेशन, जो सर्विस टैक्स लगाने का अधिकार है, वो राज्यों को मिलना चाहिए ताकि राज्यों की रेवेन्यू जो है वो ज्यादा बढ़ सके। तो वित्तीय साधनों को लेकर भी दोनों के बीच में टेंशन है। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव एरियाज के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं, आप लोगों ने पढ़ा मूल संविधान के अंदर राज्य सूची में 66 विषय थे, अब 61 विषय रह गए हैं। समवर्ती सूची में पहले कम थे, अब ज्यादा हो गए हैं। तो इसके पीछे हम रीजन क्या बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इन सब्जेक्ट्स को रिशफल किया गया है। जैसे शिक्षा एक विषय है, शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर कोकरेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है, जिसमें केंद्र को भी अब शिक्षा के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया है। तो ये राज्यों के बारे में, राज्यों को लगता है कि ये हमारी ऑटोनॉमी पर हमला हुआ है, तो राज्य सूची के विषयों का हस्तांतरण करना, उस पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित करना कानून बनाने के क्षेत्र में, ये दोनों के बीच में डिस्प्यूट का एक कारण है। इसी तरह से हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि राज्यपाल जो है वो राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। अगर राज्यपाल अब पार्टी बायस्ड होकर इस प्रकार का स्टेप उठाता है, और कुछ अवसरों पर उन्होंने पास्ट में उठाए भी हैं, तो उसके चलते भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको वो क्रिटिसाइज उसकी की गई है, या वो एक टेंशन का इशू बना है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि समवर्ती सूची के बारे में क्या प्रावधान है कि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो केंद्र के कानून को मान्यता प्रदान की जाएगी। राज्यों के द्वारा ये मांग की गई है, या आरोप लगाए गए हैं कि अगर समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्यों में तनाव होता है तो कोई एक ऐसा फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए जो वो इस डिस्प्यूट को जस्टिफिकेशन के साथ उसको रिजॉल्व कर पाए, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमारे यहाँ है नहीं जो समवर्ती सूची के विवादों का समाधान करे। इसी तरह से एक प्रोविजन और है कि अंतरराष्ट्रीय संधि या एग्रीमेंट्स के नाम पर केंद्र जो है वो राज्य सूची के विषयों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन के बेस पर भी राज्यों की जो ऑटोनॉमी है वो प्रभावित होती है। तो विधायी क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रोविजन है जो केंद्र और राज्यों के बीच में टेंशन का कारण बना है। फिर अगली बात अगर हम करें, हमारे यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो 1990 में बनी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये राज्यों और केंद्र के तनावों को दूर करना। आजादी के बाद से इस प्रकार की परिषद की स्थापना की मांग की जा रही थी, हालांकि बहुत देरी से हुई, लेकिन इस प्रकार की परिषद स्थापित क्यों नहीं हुई, ये भी एक टेंशन का विषय रहा है। हमारे यहाँ पर जितने भी दूसरी जो काउंसिल्स हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, फाइनेंस कमीशन, इनकी जो भूमिका रही, इनका जो रोल रहा, वो भी सेंटर के पक्ष में ज्यादा रहा। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की जो व्यवस्था है जिस पर सेंट्रल का कंट्रोल है, उसकी भूमिका भी दोनों के बीच में तनाव का विषय रही। और जितने भी जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, चाहे वो रोड का हो, विमान का हो, राष्ट्रीय राजमार्ग का हो, उसमें केंद्र के जो निवेश है उस निवेश की भागीदारी को ज्यादा देखते हुए भी स्टेट और केंद्र से थोड़े से नाखुश है। और यहाँ तक हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट के इश्यूज हैं, चाहे वो खनिज उत्पादन को लेकर हो या नदी जल बंटवारे को लेकर हो, उसने भी सेंटर स्टेट के रिलेशंस को इफेक्ट किया है। तो ये कुछ मेजर इश्यूज हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच में तनाव का एक कारण बने हैं। किसी और क्लास में हम देखेंगे कि इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या सजेशंस दिए गए हैं।